26 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पीएसयू डेप्ट सर्विस्ड बाय अ स्टेट टू बी अंडर इट्स एफआरबीएम लिमिट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। देखो अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने स्टेट्स को इन्फॉर्म किया है कि अगर कोई भी आप बोरोइंग करते हैं, मतलब कोई भी स्टेट की ओन्ड कंपनी है, लाइक कोई भी जो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज होती है उसमें भी कुछ सेंट्रल सेक्टर की होती है, कुछ स्टेट सेक्टर की होती हैं। जो स्टेट सेक्टर की कंपनीज होती हैं अगर वो कुछ बोरिंग लेती हैं, किसी से उधार लेती हैं, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल्स कुछ उधार लेता है, या फिर वो एजेंसी कुछ मार्केट से बोरिंग्स लेती हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा स्टेट के फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट लिमिट के अंदर। ठीक है, जैसे आपको पता है सेंटर के अंदर एफआरबीएम एक्ट है, ठीक है, तो उसमें कुछ लिमिट्स हैं कि हमें कितना अपना रेवेन्यू डेफिसिट रखना है, कितना अपना फिस्कल डेफिसिट रखना है, उसकी लिमिटेड है। तो उसी तरह उन्होंने बोला कि अब स्टेट्स की भी लिमिट्स को रखा जाएगा। ठीक है, बिकॉज इनकी बोरिंग से क्या होएगा, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट इफेक्ट होता है, क्योंकि स्टेट अगर खराब परफॉर्म करेंगे तो सेंटर कैसे परफॉर्म कर लेगा, अच्छा है ना। तो बिकॉज सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, बिकॉज इनका जो बोरिंग्स का इम्पैक्ट पूरा पड़ता है रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट पे, इसलिए इन बोरिंग्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट के कंसेंट से ही लेना पड़ेगा। लाइक अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ उधार लेना है तो उन्हें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 293 क्लॉज 3 प्रोवाइड करता है कि अभी तक कि स्टेट बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसेंट से भी लोन ले सकती हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ को मना करने की बात चल रही है। ठीक है, हो हर एक स्टेट ने एफआरबीएम एक्ट को इनेक्ट किया है एज पर द 12th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन पे, और वो कोई स्टेट इस एक्ट से कंप्लाई करती है या नहीं वो मॉनिटर किया जाता है बाय रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, हर एक स्टेट की जो नेट बोरिंग सीलिंग रखी हुई है, मतलब कितना लिमिट है कि वो बोरो कर सकते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करती है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो नेट बोरिंग सीलिंग है स्टेट्स की वो डिटरमाइन की है 3.5% ऑफ द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग जीडीपी है, तो अपने स्टेट हर एक स्टेट अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग उसका 3.5% बोरिंग्स मतलब ले सकती है। ठीक है, ये रिकमेंड किया था 15th फाइनेंस कमीशन ने। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट्स ऑल्सो एलिजिबल कुछ एडिशनल बोरिंग भी ले सकती हैं 0.05% की। ठीक है, और स्पेशली पावर सेक्टर के लिए। फाइन, अब इसका मतलब समरी किया है, यही है कि जो एफआरबीएम एक्ट 2003 है उसने फिस्कल रूट्स को सेट किया गया है सो दैट अपना गवर्नमेंट में फिस्कल डिसिप्लिन बना के रखा है, मतलब कल को कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आए, अच्छा खासा लिक्विडिटी रख सके। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू क्या है और उसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है उसका माइनस होता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इट ऑकर्स जब एक्चुअल अमाउंट जो रेवेन्यू है और जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है डू नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द बजट। देखो अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा हो तो डिफरेंट तरह के डेफिसिट होते हैं, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर हम बजट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, ओनली 4 स्टेट्स एडॉप्ट द मॉडल टेनेंसी लॉ आफ्टर 1 ईयर ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। मॉडल टेनेंसी लॉ क्या है, लाइक अगर आप कोई चीज़ रेंट पे दे रहे हो तो आपके जो बंदे ऊपर रह रहे हैं जिसको आप किराएदार बोलते हैं उनको टेनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई लैंड आप लीज पे दे रहे हो तो उनको टेनेंट्स बोलते हैं जिनको आप लैंड पे लीज पे दोगे। ठीक है, 4 स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, इन्होंने अभी टेनेंसी लॉज को रिवाइज किया है और किसके अकॉर्डिंग किया है, एज अकॉर्डिंग टू द मॉडल टेनेंसी लॉ। ठीक है, सिंस जो हाउसिंग है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है और अंडर 7 शेड्यूल पे आता है, तो मॉडल एक्ट इज ओनली ए सुजेस्टिव, मतलब कि जो सेंटर ने ये लॉ लाया है वो एक सिर्फ फ्रेमवर्क, सुजेस्टिव फ्रेमवर्क है कि हाँ कि आप इसकी तरह काम कर सकते हो, कि स्टेट्स को बोला कि आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो अपने जो भी, अगर आप रेंटल हाउसिंग एग्रीमेंट्स करते हो तो आप इस तरह से रेगुलेट कर सकते हो, एक तरह का मॉडल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्टेट को सेम वैसे अडॉप्ट करना नहीं है, लेकिन आप स्टेट्स हैं उनकी मर्जी की वो क्या कर सकते हैं उससे, मतलब गाइडलाइन, जैसे आप किसी बुक को रेफ़र करते हो तो रेफ़र कर सकते हैं। अब मॉडल टेनेंसी लॉ क्या करती हैं, इसमें ये कि किस तरह से जो रेंटल हाउसिंग है उसको किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, इनके 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, चाहे आपका घर मकान हो या कमर्शियल प्रेमिसेस जैसे दुकान वगैरह होगी, इनकी रेंट को रेगुलो करती है और कुछ कंडीशंस रखती हैं टेनेंसी पे भी, एविक्शन पे भी, मैनेजमेंट पे भी। ठीक है, कहीं कल को लड़ाई लुड़ाई ना हो लोगों के बीच में। ठीक है, ये टेनेंसी को रेगुलेट करती है और मैकेनिज्म प्रपोज करती है सो दैट लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट रखा जाए। ठीक है, इसके अलावा क्या 3 टायर एडजुकेटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो 3 तरह से वो अपने डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्ट की ज़रूरत क्यों थी, बिकॉज प्रॉपर्टी के इश्यूज़ पे जो स्टेट के लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं, पुअर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है और रेंट के लॉज अच्छे नहीं हैं। सेंसस 2011 के अंदर अभी तक 1.1 करोड़ हाउसेज
वैकेंट हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है हाउसिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, एडिक्वेट रेंटल हाउसिंग भी सबके लिए क्रिएट करनी है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च द NDDB सब्सिडरी फॉर मैन्योर मैनेजमेंट। तो गाइस ये जो न्यूज़ एग्रीकल्चर में कवर होगी। अभी के जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं, ठीक है, मरीडा लिमिटेड जो कि NDDB की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, वो मैन्योर मैनेजमेंट के फील्ड में काम करेगी, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज एन अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्ट 2013 के अंडर 1 जुलाई 2022 को। इसलिए क्या करेगी, मैन्योर जो भी आपका फर्टिलाइजर्स होता है, मैन्योर होता है, उसकी वैल्यू चेन क्रिएट करेगी, बायोगैस के बेस CNG उसको क्रिएट करेगी, और डेयरी प्लांट से जो भी एनर्जी जनरेट हो सकती है उसको सेटअप करेगी। मैन्योर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे गाय का गोबर है, ठीक है, आप उसको किस तरह से मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैन्योर मैनेजमेंट क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें जो एनिमल का जो एक्सक्रीटा है उसको कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव वैल्यूएबल फर्टिलाइजर है जिसके अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर होता है। जो अगर आप अच्छे से मैन्योर मैनेजमेंट करोगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एनिमल जो मिल्की एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्टिव इकोनॉमिकल लाइफ साइकिल भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और जो हमारे ग्रीन हाउस गैस कमीशन है उसको भी लोअर कर सकते हैं। अगर हम मैन्योर मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स के क्या क्या पोटेंशियल है, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर हम देखा जाए तो हम बायोगैस इतनी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं कि इंडिया की जो प्रेजेंट LPG की कंजप्शन है नियर अबाउट 50% उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बायो स्लरी भी प्रोड्यूस करते हैं जो इंडिया का अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेश का रिक्वायरमेंट है उसके 44% को पूरा करती है। तो देख लिया जाए तो कितना पोटेंशियल है। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी गोबर धन स्कीम को रन कर रहा है जिसमें हम कैटल वेस्ट से एनर्जी जनरेट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डेयरी फार्मर्स के लाइवलीहुड को भी एनहेंस करते हैं बाय गिविंग देम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। ऑफकोर्स अगर उनका ये सब बिकेगा तो उनको भी अच्छा कमाई होगी। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पढ़ लें। ये इनिशियली रजिस्टर्ड हुई थी एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट। इसके बाद इसको इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज कर दिया गया था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर इसको रजिस्टर्ड किया जाया गया था एट अ ट्रेडमार्क नेम्ड सुथान, जिसके अंदर कॉमन आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं टू डंग बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है, जो गोबर से रिलेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन ई-कॉमर्स। अभी के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स उन्होंने रिपोर्ट करे हैं, ये हमने शायद 2-3 दिन पहले भी पढ़ी थी ये रिपोर्ट, ठीक है, ऑन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई-कॉमर्स इन इंडिया। जो भी इंडिया में ई-कॉमर्स हो गया, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हो गया, उसको किस तरह से आप प्रमोट करोगे, रेगुलेट करोगे। तो इन्होंने रिकमेंड की है कि जो ई-कॉमर्स मॉडल की जो क्लियर डेफिनेशन है, ठीक है, एंड वो भी है नहीं। पहली बात तो बोला कि उनकी क्लियर डेफिनेशन रखो, और ये बोलो एंश्योर दैट द मार्केट प्लेसेस डोंट इंडल्ज इन द इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। तो क्या 2 तरह के मॉडल होते हैं जो ई-कॉमर्स साइट्स करते हैं, एक इन्वेंट्री बेस्ड होता है और एक मार्केट प्लेस मॉडल होता है। देखो अब मैं बताती हूँ आपको इन्वेंट्री बेस्ड और मार्केट प्लेस में क्या होता है, ठीक है। इन्वेंट्री में क्या होता है, ई-कॉमर्स एक्टिविटी होती है वेयर द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ओन्ड बाय एन ई-कॉमर्स। मतलब कि देखो, जैसे सपोज करो आपकी खुद की दुकान है, ठीक है, आपके पास स्टॉक है तो आप उसी स्टॉक को बेच रही हो, ठीक है। तो जैसे अमेज़न है, अमेज़न मार्केट प्लेस मॉडल करता है, ठीक है। जैसे जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो भी मार्केट प्लेस मॉडल है। मतलब क्या है कि वो और दुकानों से माल लेता है और आपको डिलीवर करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल, ठीक है। इन्वेंट्री मॉडल होता है जो उस कंपनी का खुद का माल है वो आपको दे रही है, ठीक है। तो ये होता है इन्वेंट्री मॉडल। क्या होता है, इट इज़ एन ई-कॉमर्स एक्टिविटी जहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज की इन्वेंट्री है वो खुद ई-कॉमर्स एंटिटी के द्वारा ओन्ड किया जाता है और कंज्यूमर्स को बेच दिया जाता है। मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के सिर्फ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ये एक तरह का इंटरमीडिएट एक्ट करती है बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ही प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, मतलब 2-4 कंपनीज है वो उन्होंने लिंक कर लिया और वही अपने माल बेचे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या FDI रूल्स को वो अच्छे से नहीं यूज़ कर रहे, एंटी कम्पिटिटिव अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, मिसयूज ऑफ डाटा होता है। चैलेंजेस हैं जैसे सच एज डिजिटल एक्सक्लूजन ऑफ MSMEs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी वो हो रहा है, और डाटा यूज़ पॉलिसी की एब्सेंस है। रिकमेंडेशन यही कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सभी ई-कॉमर्स कंपनीज को मैंडेटरी बोलना चाहिए कि उनको रजिस्टर करो अपने आप को DPAA। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क रखना चाहिए जिसके साथ जो ई-कॉमर्स साइट्स को कंपनीज को रेगुलेट करे और उनको इंक्लूड करे कि नेशनल ई-कॉमर्स पॉलिसी में। इसके अलावा हमने अपना एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को अच्छा बनाना है अंडर द FDI पॉलिसी फॉर प्रोएक्टिव एक्शन ऑन फ्लोटिंग रूल्स, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, कुछ डिजिटल मार्केट डिवीजन को क्रिएट करना है टू ओवरकम रेगुलेटरी गैप, कि किस तरह से हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों गैप आ रहे हैं, उनको वो करना है। इसके अलावा एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019 उसको इनेक्ट करना है सो दैट जो भी लोगों का पर्सनल डाटा है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें और रेगुलेट कर सकें। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है
सुप्रीम कोर्ट नोटिस ऑन प्लीज सीकिंग द डिलिमिटेशन इन 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 8A के देखें तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी भी वक्त ऑर्डर कर सकता है डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि हमें बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टेट को कितने उसके अंदर मेंबर्स रहेंगे, MPs रहेंगे या MLAs रहेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। और अभी कह रही होंगी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड में। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पिछले 51 साल में इन स्टेट्स में नहीं हुई है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है डिलिमिटेशन क्या है, अगर उस स्टेट में पॉपुलेशन ही 10,000 है तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कितने होंगे, कितने मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे उन 10,000 पॉपुलेशन को मतलब कि दिखाने वाले, ठीक है, मतलब कितने MPs होंगे। लेकिन अब 51 साल में पॉपुलेशन तो बड़ी है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी बढ़ने चाहिए, तो ये बात होती है। लास्ट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी उस वक्त जो 2002-2008 में, तो उस वक्त नॉर्थ ईस्ट रीजन को बाहर ही रखा गया था, ठीक है। ऑल्सो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 2020 में, जिन्होंने अलाउड किया कि अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन 4 स्टेट्स में होएगी, ठीक है। वाज एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली, ठीक है। लेकिन उस वक्त इसमें हुई नहीं थी, सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुई थी। इश्यूज़ क्या आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं विच इज़ ग्रांटेड टू सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आती हैं। RP एक्ट 1950 के सेक्शन A के अंदर जो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो डिलिमिटेशन होगा वुड फॉल विद इन द इलेक्शन कमीशन लिमिट, ठीक है। डिलिमिटेशन आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें हम क्या करते हैं, लोकसभा या फिर पर्टिकुलर स्टेट की असेंबली की सीट्स को हम वो करते हैं कि कितनी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, इक्वल पॉपुलेशन सेगमेंट्स को, फेयर डिवीजन करता है ज्योग्राफिकल एरियाज को। डिलिमिटेशन के ऑर्डर को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते बिफोर एनी कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग सेंसस। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है टेलिंग नंबर्स टोल ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट ऑन टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड द पीपल। तो गाइस ये जो न्यूज़ एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी ये जो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है वो हो ही जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट देखने को आ रहे हैं। प्रॉपर्टी लॉस होता है, लोगों का लाइवलीहुड लॉस होता है, इवन की लाइफ भी चली जाती है। अगर हम देखते हैं सिनेरियो क्या है, 2018-19 और 2020-21 के बीच में इलेक्ट्रोक्शन की वजह से 222 एलिफेंट्स मर चुके हैं, 29 टाइगर्स की भी किल्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ पोचिंग। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एलिफेंट की डेथ हुई है, फॉलोड बाय झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होते क्यों, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जंगल में ना रह के फार्म लैंड्स की तरफ आते हैं। इससे क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट एरिया से आके ह्यूमन एरियाज़ में आते हैं फूड एंड फोडर के, क्योंकि वहाँ पर उनको अपने जंगल में जो पहले फूड मिल जाता है वो नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि जंगल ही नहीं है, तो लोग वो अब फिर लोगों के खेतों में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स भी ज़्यादा फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं क्योंकि वो इलीगल कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को, हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। स्टेप्स क्या लिए गए सो दैट हम इन कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान भी है 2017 से 35 के बीच में। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने भी बोला कि किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। उत्तराखंड ऑलरेडी बायो फेंसिंग स्टार्ट करे सो दैट इसके अंदर क्या वाइल्ड एनिमल्स रेजिडेंशियल एरियाज में एंटर नहीं कर पाएंगे और हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लाइफ स्टॉक को भी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑलरेडी बता रखा है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, जिसको कुछ रेशो में स्टेट गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। करंटली हमारे पास 28 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, जिसके अंदर कुछ और सब स्कीम्स हैं जो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, कोर ऑफ कोर स्कीम्स एंड द कोर स्कीम। रिसेंटली क्या है, जो स्टेट्स को डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है ताकि वो न्यू गाइडलाइन के साथ कंप्लाई कर सकें, ठीक है। इसके अंदर एक सिंगल नोडल एजेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर जो भी सेंटर का जो फंड है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा सो दैट इफेक्टिव वे में आप कैश को मैनेज कर सको। नेक्स्ट है अरब स्प्रिंग क्या है। अभी के जो तुनीसियन प्रेसिडेंट हैं वो ही सेट टू सिक्योर मोर पावर अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू पास इन अ रेफरेंडम। देखो अरब स्प्रिंग क्या होता है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रो डेमोक्रेसी अपस्विंग दैट enveloped several countries including Tunisia, Morocco, Syria, Libya, Egypt and Bahrain. Even in these nation ये जो स्प्रिंग है वो बिगिन हुआ 2011 में, जिसकी वजह से सेम हुआ है। अब क्या है, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो अनफेयर रूल है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट होता है और डिमांड होती है कि हमें लोग बोलते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट दो। तो अरब स्प्रिंग एक तरह क्या होता है, मतलब लोग डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं कि हमें दो, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनफेयर होते हैं। फाइन। नेक्स्ट है लंपी स्किन डिजीज़। 3rd कंसेक्यूटिव ईयर में ये देखा गया है, ये लंपी स्किन डिजीज़
का आउटब्रेक हो रहा है गुजरात में, जिसकी वजह से 1000 काउस और बुफेलोज मर चुकी हैं। ये इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, मेनली कैटल्स को इफेक्ट करती है, उनको फीवर होता है, उनके स्किन्स पे इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। ये इसकी वजह से उनकी मिल्क की ईल्ड भी कम हो जाती है। ओरिजिनली अफ्रीका में पाया गया था, लेकिन इसके बाद ये मिडल ईस्ट एशिया ईस्टर्न यूरोप में भी फैल गई। ये ट्रांसमिट होती है बाय ब्लड फीटिंग इंसेक्ट्स सच एज सर्टेन स्पीसीज ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ये स्प्रेड होती है और कंट्रोल किया जाता है थ्रू एन एटूनेटेड वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिम। अभी का जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया ई सिम के लिए, ताकि आप मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कर सको। एक तरह का फॉर्म फैक्टर होगा जिसको डिवाइस में फिजिकली इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। इसको आप इजीली रिमूव नहीं कर पाओगे। इसको रिमोट प्रोविजनिंग चाहिए टू रिमोटली सेलेक्ट सिम प्रोफाइल। इसके अलावा ये मल्टीपल एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर पाएगा, अनलाइक रेगुलर सिम जो आपके पास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्री टेक्नोलॉजी। एंट्री टेक 7 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें आप किस तरह से वेस्ट को ट्रीट किया जाओगे। जो स्क्रीन्स, गेट, सील, ट्रैप्स, कर्टेन्स और कोकोनट फाइबर, इन सबको यूज़ किया जाएगा करेंगे सो दैट वेस्ट को फिल्टर कर सकोगे और फिर डिसइंफेक्ट करोगे यूजिंग सोडियम हाइपोक्लाइड। ये इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज का फ्रॉम द ड्रेन्स, इसको डेवलप किया गया IIT बॉम्बे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए एंट्री टेक्नोलॉजी है किस लिए, वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बाल भवन। बाल भवन को स्पेशली डे टाइम बोर्डिंग स्कूल बोला गया है, जिसके अंदर हम हर एक बच्चे की क्रिएटिविटी पोटेंशियल को और बढ़ाएंगे। बाल भवन को स्टार्ट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विद नेशनल बाल भवन एट न्यू दिल्ली इन 1953। इंडिया में अब तक 73 बाल भवन है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो स्टेट्स भी सेटअप कर सकते हैं बाल भवन, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रिकमेंड किया था कि हर एक स्टेट को बोला गया था कि आप एग्जिस्टिंग बाल भवन को स्ट्रेंथन करो और ज़्यादा ज़्यादा बाल भवन को एस्टेब्लिश करो। नेक्स्ट है वाइट अनियन। वाइट अनियन फ्रॉम अलीबाग महाराष्ट्र, उसको GI टैग मिला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइट अनियन अलीबाग में ग्रोन होता है, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड से इसको ग्रो किया जाता है। जेन्युइन सीड्स होते हैं और जियोमेट्रिक जो कंडीशन होती है रीज़न की, वही इसका रीज़न है कि इसका जो टेस्ट यूनिक होता है, फ्लेवर और शेप, ठीक है। GI टैग कब मिलता है? एक तरह का ये कलेक्टिव और सर्टिफिकेशन मार्क है, उसकी ऑथेंटिसिटी को बताता है, ठीक है। और ये 10 साल के पीरियड के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। GI जो गुड्स होते हैं, GI टैग्स को कौन गवर्न करता है? GI फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। लास्ट न्यूज़ है, आई होप यस प्रेस इन न्यूज़। जिम्बाब्वे, जिसकी कैपिटल है हरारे। तो अभी क्या है, जिम्बाब्वे डिबेट्स गोल्ड कॉइन एज लीगल टेंडर टू स्टीम इन्फ्लेशन बूस्ट करेंसी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो लैंडलॉक्ड कंट्री साउथर्न अफ्रीका में कहाँ से बॉर्डर शेयर करती है, तो भाई आई भी खुद पढ़ सकते हो, ज्योग्राफिकल फीचर्स किया है, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ा हुआ है। कौन कौन सी रिवर आप देख सकते हो, सापी रिवर है जिसको सेव रिवर भी बोलते हैं, जिम्बाब्वे और मोजम्बिक से होकर जुड़ती है। सेमी एरिड कंट्री है, सावना ग्रासलैंड से। हाईएस्ट पीक कौन सी है इसके? माउंट इनायो। नेक्स्ट है कोंगो, जिसकी कैपिटल है किंशाना। तो यहाँ पे भी इस न्यूज़ में थे कि फॉरेस्ट लैंड को ऑक्शन करेगी ऑयल कंपनीज के लिए। सेंट्रल अफ्रीका में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है कॉन्टिनेंट की। नॉर्थ से कौन कौन सी कंट्री बाउंडेड है ये आप खुद पढ़ लेना। नेचुरल सोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है कोंगो। इसके अलावा यहाँ पे विरुंगा नेशनल पार्क है, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट गोरिल्ला सेंचुरी है। रिवर कौन कौन से? कोंगो रिवर है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है माउंट टान है, ठीक है। तो गाइस ये 26 की है ना, यस 26 जुलाई के डेली कंटेंट्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।